everyone, welcome back to my channel Medico Voice. Today I am going to start a very important topic, that is apoptosis. So, first of all, what is apoptosis? It is a programmed cell death in order to eliminate unwanted host cells through coordinated series of events. कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं टू एलिमिनेट अनवांटेड होस्ट सेल्स जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको हमारे बॉडी से रिमूव आउट करना। एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता है, जैसे कि हम लोग पहले देखे हैं। इन केस ऑफ नेक्रोसिस इन्फ्लामेशन अकर्स बट नॉट इन केस ऑफ एपोप्टोसिस, ऑल्दो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस both are the death of cells, but in apoptosis no inflammation takes place. Apoptosis is an active process, that means it requires ATP for performing its function. मतलब एपोप्टोसिस कराने के लिए हमको ATP की ज़रूरत पड़ती है। इट मे बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन्स एपोप्टोसिस हमारे बॉडी में नॉर्मली भी हो सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट एक यूनिसेलुलर सेल है, सिंगल सेल है, जो बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स बनते हैं। एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और क्योंकि एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ सेल हो जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए एपोप्टोसिस का होना ज़रूरी है, ताकि हमारा बॉडी जो है वो शेप में आए, बॉडी ऑर्गन्स जो है वो शेप में आ सके। दूसरा एग्जांपल है सेल्फ रिएक्टिव बी सेल एंड टी सेल एपोप्टोसिस। नॉर्मली क्या होता है, बी सेल और टी सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटेक्टिव होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। बी सेल और टी सेल के जो एंटीजन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सेल्स के साथ ही बाइंड करते हैं। लेकिन अगर सिमिलर सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और उसका एंटीजन हमारे बॉडी से बाइंड कर गया, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर सेल्फ रिएक्टिव बी सेल और टी सेल हमारे बॉडी में अवेलेबल है, मतलब कि बी सेल और टी सेल हमारे बॉडी सेल्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का चांसेस होता है। इसलिए जो भी सेल्फ रिएक्टिव बी सेल और टी सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उनका एपोप्टोसिस होना ज़रूरी है। नाउ अदर फॉर्म ऑफ एपोप्टोसिस में बी पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब है डिजीज कंडीशन में जब हम लोग को एपोप्टोसिस कराना पड़ता है। इन केस ऑफ एंटी कैंसर सेल, जब कैंसर सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देना पड़ता है फॉर डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल्स, जो हमारे फ़ायदे के लिए है, जो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। लो डोज थर्मल इंजरी और रेडिएशन देना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल हो गया वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस का मतलब है हेपेटिक सेल्स का डैमेज होना बाय वायरल इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन के बाद जो एपोप्टोटिक सेल्स बच जाते हैं, जो हेपेटिक सेल्स बच जाते हैं, उसको हम लोग काउंसिलमैन बॉडीज बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस पे। दो टाइप के मैकेनिज्म एपोप्टोसिस में देखे गए हैं। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन में दो स्टेप है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। कम्स टू इंट्रिंसिक पाथवे, सेल इंजरी के कारण डिक्रीज इन BCL2 होगा, जो कि एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर है, और बैक्स और बैक फैक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, जो कि हमारा प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर है। तो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर के डिक्रीज होने के कारण और प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर के इंक्रीज होने के कारण साइटोक्रोम C जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, वो रिलीज आउट होगा सेल में, और वो APAF1 एपोप्टोसिस एसोसिएटेड फैक्टर जो है सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके साथ कंबाइन करके इनएक्टिव कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर देगा। कैस्पेज एंजाइम्स जो है वो हमारे सेल्स में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसको ये एक्टिवेट कर देगा। ये हुआ हमारा इनिशिएशन फेज ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे पर। एक्सटर्नल इंजुरी और सेल इंजुरी के कारण
एक्सट्रिंसिक इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे जो है दैट विल अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. सो कम टू इन एक्सट्रिंसिक पाथवे. ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस और सेल इंजरी के कारण फास्ट लिगेंड जो है वो फास्ट रिसेप्टर से बाइंड करेगा. अब फास्ट रिसेप्टर क्या होता है? फास्ट रिसेप्टर जो है वो सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और इसका जो डोमेन होता है वो साइटोप्लाज्मिक साइड पे होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक डोमेन बोलते हैं. और फास्ट लिगेंड यहाँ पे आके रिसेप्टर से बाइंड करता है. इसके बाइंड करने के बाद ये जो डोमेन है अंदर का वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके एक्टिवेट होने के कारण और भी 2-3 फास्ट रिसेप्टर्स जो है वो आपस में नज़दीक आ जाएंगे और कंबाइन कर देंगे. कंबाइन करने के कारण ये एक बाइंडिंग साइट बनाएगा फॉर FADD, जो कि एडाप्टर प्रोटीन है. FADD क्या है? इट इज़ अ फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, जो कि एडाप्टर प्रोटीन है. अब बाइंडिंग साइट बन गया FADD के लिए. FADD अब यहाँ बाइंड करेगा और कैस्पेज 8 एंजाइम जो है सेल के अंदर उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. अब ये हमारा हो गया इनिशिएशन फेज ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो यहाँ पे कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे कैस्पेज 8 एक्टिवेट हो गया. अब दोनों जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों का एग्जीक्यूशन फेज जो है ये वाला वो सेम होता है दोनों के लिए. कैस्पेज 8 और कैस्पेज 9 जो है वो फर्दर एक्टिवेट करेंगे कैस्पेज 3 को, और कैस्पेज 3 एंजाइम एक्टिवेट होने के कारण रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्टिवेशन होता है. रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? DNA को ब्रेक करता है फ्रैगमेंट्स में, और DNA क्योंकि ब्रेक होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा, तो ऑब्वियसली सेल का डेथ हो जाएगा. सो दीज आर द पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस. और एक चीज़ और है यहाँ पे, इन केस ऑफ इन एक्सट्रिंसिक पाथवे कैस्पेज 8 जो है वो इनडायरेक्टली इंट्रिंसिक पाथवे को भी एक्टिवेट करता है. अभी हम लोग देखते हैं ये कैस्पेज 8 एक्टिवेट होने के कारण ये एक्टिवेट करता है बिड प्रोटीन को. बिड एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, और बिड प्रोटीन एक्टिवेट होगा और वो फर्दर टी बिड प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, और ये फाइनली बैक्स और बैक जो कि प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर है जो एपोप्टोसिस कराने में हेल्प करता है उसको एक्टिवेट करेगा. और बैक्स और बैक फैक्टर एक्टिवेट होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जो है वो पोर्स क्रिएट कर देगा, पोर्स बना देगा. अब क्या है, साइटोक्रोम C जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है उसके अंदर, और पोर्स बनने के कारण, मेम्ब्रेन में पोर्स बनने के कारण साइटोक्रोम C जो है अब बाहर निकल गया. साइटोक्रोम C बाहर निकल के सेल में आ गया, और सेल में क्या प्रेजेंट है? APAF1 प्रेजेंट है, एपोप्टोसिस एसोसिएटेड फैक्टर, जो कि हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर पाथवे में पढ़ चुके हैं. अब साइटोक्रोम C APAF1 से कंबाइन करेगा और फिर ये फर्दर इंट्रिंसिक पाथवे को कैरी आउट करेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Hit the bell icon for more notification of the videos. Thank you for watching the video.